अजय घूमने का काफी शौकीन था, इसीलिए वो अक्सर घूमता ही रहता था। साथ ही अजय अपने दोस्त सूरज को भी लेकर जाता था। आखिर वो दोनों इतने अच्छे दोस्त जो थे, उनकी दोस्ती की हर कोई मिसाल देता था। लेकिन सूरज बेचारा दोस्ती निभाने के चक्कर में ना चाहते हुए भी अजय के साथ जाता रहता था। ऐसे ही छुट्टी वाले दिन सुबह सूरज अपने कमरे में मस्त सो रहा होता है। अजय तभी उसके घर आता है और सीधा सूरज के कमरे में चला जाता है और सूरज को परेशान करने लगता है। सूरज तंग होकर अजय से कहता है, यार आज तो छुट्टी है, सोने दे यार। क्या सुबह सुबह तंग कर रहा है? प्लीज भाई, मुझे आज बिल्कुल भी तंग मत कर, मैं बहुत थका हुआ हूँ। भाई कितना सोएगा, कुंभकर्ण की छठी औलाद हो रहा है क्या तू? अबे उठ जा, एक मस्त आइडिया सोचा है मैंने। और क्या करूँ बता? सोऊं तो क्या करूँ? देख भाई, ऑफिस की ना 2 दिन की छुट्टी है, चल एक काम करते हैं, कहीं घूम कर आते हैं। कहाँ जाएंगे यार? क्लब जाएंगे, टाइम पास करेंगे। अगर ये नहीं तो टीवी पर कोई मैच आ रहा होगा तो वो देख लेंगे। तू थकता नहीं है क्या? कभी तो तू भी सो जाया कर भाई, हर वक्त परेशान करना है क्या? भाई कितनी बोरिंग बातें कर रहा है तू। अबे अंकल हो गया क्या तू? भाई देख एक काम करते हैं, अब वहाँ घूमने जाते हैं ना जहाँ हमेशा जाना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई कारण आ जाता है जिसके कारण जा नहीं पाते। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? कहीं तू उस जगह की तो नहीं बोल रहा जिसकी मैं सोच रहा हूँ? हाँ बाबा, उसी जगह के बारे में कह रहा हूँ मैं, आगरा का ताजमहल। ताजमहल। अब करी ना तूने दोस्तों वाली बात, बता कब चले? वैसे तो मुझे कुछ खास मजा नहीं आता वहाँ, बस मैं तेरे साथ घूमने चलता हूँ। भाई सोच क्या रहा है, जल्दी से ना सामान पैक कर, आज रात को ही हम जाएंगे, समझा तू? सूरज और अजय दोनों अपना सामान पैक करते हैं, जिसके बाद वो रात की बस लेकर आगरा के लिए रवाना हो जाते हैं। और रास्ते में अजय सूरज से बोलने लगता है, सूरज भाई तुझे पता है आगरा का जो पेठा होता है ना, आय हाय कितना मस्त होता है। खाया है क्या तूने कभी? आगरा में पहली बार जा रहा हूँ तो कहाँ से खाऊंगा पेठा? पहली बार खाने को मिलेगा। अरे भाई कभी रिश्तेदार लेकर आ जाते हैं तो कभी दोस्त लेकर आ जाता है। अरे कोई तो दे गया होगा तेरे घर पर खाने के लिए। अच्छा नहीं भी दिया है ना तो एक काम करते हैं, आज जाएंगे ना वहाँ खाएंगे हम, ठीक है? अगर ऐसा होता तो मैं तुझे पहले ही बताया था भाई। मैंने नहीं खाया, नहीं खाया, नहीं खाया। वैसे भी मैंने आगरा के पागल खाने के बारे में बहुत सुना है, तू कहे तो। हाँ हाँ, तू तो बिल्कुल सही कह रहा है, वो पागल खाना तो तेरा घर हो रहा है ना। एक काम करियो, तू सीधा वहीं चले जाइयो, तेरा कुछ तो दिमाग ठीक होगा। अरे यार तू तो बुरा मान गया, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, तू भी ना। हाँ तो मैं कौन सा सीरियस हूँ, मैं भी तो मजाक ही कर रहा हूँ। दोनों बातें करते करते ही आगरा पहुंच जाते हैं। अगली सुबह सूरज अजय को जगाते हुए बोलता है, उठ यार, ताजमहल नहीं देखने जाना क्या? वैसे तो तूने मेरी आज जान ले ली, चल चल चल। अब यहाँ पे बिस्तर तोड़ रहा है, जल्दी उठ मेरे भाई, आगरा आ गया, अब मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा देखने को। चले जाएंगे भाई यार, थोड़ी देर तो सोने दे। और वैसे भी नींद मुझे बहुत आ रही है, रास्ते में सही से सो भी नहीं पाया। थोड़ी देर सो जाऊंगा ना तो शरीर को रेस्ट मिल जाएगा। नहीं अजय नहीं, चल उठ, हम यहाँ घूमने आए हैं, सोने नहीं। अजय नींद में इतना मग्न था कि वो सूरज की सभी बातों को अनसुना कर रहा था। सूरज को बहुत गुस्सा आता है और ये सब देख अजय कहता है, भाई एक काम करना, यहाँ पास में ना मार्केट है, वहाँ चले जा और आगरा का ना मसूर पेठा लेकर आ जाइयो। और रात को ताजमहल देखने चलेंगे, रात को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। अच्छा, और तू इतने क्या करेगा? मैं क्या करूँगा, मैं तो सोऊंगा ना भाई। और वैसे भी जरा यहाँ की नींद लेकर देखता हूँ, क्या पता सपने में मुमताज आ जाए। पता नहीं मैं तुझे अपने साथ लाया ही क्यों। सूरज अकेले ही घूमने के लिए चला जाता है और बोलता है, यार आगरा के पेठे तो मुझे भी खाने हैं, पर कहाँ से लूं? सूरज यहाँ वहाँ घूम रहा था, तभी सूरज की नजर एक पेठे पर जाती है और पेठे बेचती हुई लड़की चांदनी, जो कि बहुत सुंदर थी, चांदनी पेठे बेच रही होती है। पेठे ले लो पेठे, आगरा के मशहूर पेठे, ऐसे पेठे जो एक बार खाए 1000 बार आए। ले लो पेठे ले लो। चांदनी को देखकर सूरज सीधा उसके पास जाता है। चांदनी सूरज से कहती है, आओ साहब आओ, बताओ साहब कितने किलो पेठे पैक करूं? सूरज चांदनी को देखकर कुछ नहीं कहता, बस उसे घूरता रहता है। जिसके बाद चांदनी बोलती है, अरे साहब बताओ ना क्या चाहिए, क्यों टाइम खोटी कर रहे हो, बोनी का टाइम है। जी मेरे लिए 5 किलो पेठा पैक कर दो। सूरज पेठे लेकर होटल आता है। चांदनी की याद में आधे पेठे रास्ते में ही खा लेता है और उसे देखकर अजय बोलता है, भाई तू था कहाँ, इतना लेट क्यों हो गया? तुझे घूमने भेजा था, घर बसाने के लिए नहीं। भाई तेरे लिए पेठे लेके आया हूँ 5 किलो। भाई कितना झूठ बोलेगा तू? अरे इसको देख के तो ऐसा लग रहा है ये 2 किलो है।
हाँ हाँ, तो क्या हो गया, थोड़ा सा तो खा लिया मैंने, यही 2-3 किलो। अब ये आगरा पेठे इतने टेस्टी हैं कि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। शाम होने पर अजय और सूरज मिलकर ताजमहल देखने जाते हैं और उनकी खूबसूरती को निहारने लगते हैं। जिसके बाद अजय सूरज से बोलता है, ये ताजमहल कितना सुंदर है, जैसे अभी भी कोई पोछा मार कर आया हो। सुंदर तो बहुत है, पर इसका नाम पता चल जाता तो दिल को चैन मिल जाता। नाम? अबे भाई पागल वागल है क्या, ताजमहल नाम है इसका, इसमें सोचने वाली क्या बात है। भाई कहीं कोई भूत तो नहीं चिपट गया तुझसे? भूत नहीं, भूतनी है यार। सूरज अजय को सारी बात समझाता है। जिसके बाद अजय बोलता है, यार तू सब जानता है फिर भी। जानता है, मैं कुछ नहीं चाहता, बस मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, उदास मत हो, मैं जाके पता करके आता हूँ कि क्या नाम है उसका। सूरज अजय को उसी दुकान पर लेकर जाता है जहाँ चांदनी काम किया करती थी। जिसके बाद अजय चांदनी के पास जाता है और हिचकिचाते हुए उससे कहता है, अब बहन जी जरा 5 किलो पेठे देना। पर आज सुबह ही तो ये 5 किलो पेठे लेकर गए थे। मेरी मर्जी, मेरे पैसे और मेरा पेट, मैं 10 किलो खाऊं चाहे 100 किलो खाऊं, आपको उससे क्या, आपको तो पेठा बेचना है ना, तो बेचिए ना। हाँ साहब, आपकी बात तो ठीक है, आपकी मर्जी है, आप 10 किलो लो या पूरी दुकान लो। तो चलिए जल्दी से इसे पैक कर दीजिए, वरना कहीं हमारी बस ना छूट जाए। चांदनी पेठे पैक करती है और सूरज बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह बस चांदनी को निहारता रहता है। जिसके बाद अजय चांदनी से बोलता है, वैसे आपका नाम क्या है? आप पेठे लेने आए हैं, पेठे लीजिए ना, नाम क्यों जानना है? वो क्या है ना, आपकी शक्ल ना मेरी बहन जैसी है, और मैं घर जाके अपनी बहन को बताऊंगा कि मैंने उसकी हमशक्ल देखी है, तो नाम तो पूछेगी ना, तो क्या नाम बताऊंगा उसे, इसलिए आप बता दो। अच्छा फिर ठीक है, वही मैं सोचूं कि आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं। मेरा नाम चांदनी है। कितना प्यारा नाम है, लेकिन ये ज्यादा प्यारी है, कितनी क्यूट स्माइल है इसकी। वैसे सिस्टर आपका नाम ना बहुत प्यारा है। चांदनी अजय को पेठे देती है। जिसके बाद अजय सूरज से बोलता है, चलिए अब भाई बस छूट जाएगी, अगर ये छूट गई ना तो 3 घंटे बाद आएगी। अजय और सूरज बस की तरफ बढ़ते हैं और चांदनी को छोड़ जाने के गम में सूरज बहुत उदास होता है। जिसके बाद सूरज भारी मन से अजय से बोलता है, थैंक यू यार, तू मेरा सच्चा दोस्त है, अगर तू मुझे यहाँ ना लाता तो मैं इससे कभी नहीं मिल पाता। भाई ये थैंक यू बोल के ना शर्मिंदा मत कर। ना ही चांदनी का नाम जान पाता और ना ही जाते वक्त उससे मिल पाता। भाई बस इतना भी इमोशनल मत हो, रात गई तो बात गई, सुबह होने के बाद ना सब भूल जाइयो, और जब दिल्ली पहुंच जाएंगे ना तो पुरानी जिंदगी फिर से जीनी पड़ेगी, समझा ना। इतना कहते ही अजय बस में चढ़ जाता है। जिसके बाद अजय और सूरज अपनी बस सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और सूरज खुद से बोलता है, शायद हमारा साथ ही इतना ही था, मैं सूरज, तुम चांदनी, हमें तो कुदरत ने ही जुदा कर रखा है, फिर ये दुनिया कैसे मिलने देती। काश तो मेरी शादी से पहले मिली होती तो मैं तुमको खुद से कभी दूर नहीं होता। सूरज सोच कर सो जाता है। जिसके बाद वो अपने घर आता है। दोस्तों, असल में सूरज शादीशुदा था। अजय और सूरज छुट्टी पर आगरा का प्लान बनाते हैं, जहाँ जाकर सूरज को चांदनी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। जिसके बाद वो ना आगरा को भूल पाता है और ना ही आगरे की पेठे वाली को। पर क्या कर सकते हैं, दिल तो होता ही बच्चा है, कब किसी पे आ जाए किसी को क्या पता होता है। स्वाति एक बेहद ही खुले विचारों वाली लड़की है, जिसे हमेशा से शॉपिंग की और अपने तरीके से जीने की आदत है। इन्हीं आदतों के साथ वो बड़ी होती है, जिसके बाद उसके माता पिता उसकी शादी राघव नाम के एक बेहद कंजूस किस्म के रिच परिवार में कर देते हैं। शादी के बाद स्वाति अपने ससुराल आ जाती है और गृह प्रवेश करवाते हुए उसकी सास केतकी उसे बोलती है, बहू, इस कलश को अपने शुभ कदमों से अंदर गिरा और गृह प्रवेश कर। जी सासू। ऐसे ही सभी रस्में खत्म हो जाती है और स्वाति अपने पति राघव के साथ अपने कमरे में जाती है, जहां राघव उसे बोलता है, स्वाति डार्लिंग, ये गिफ्ट ना मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, मुझे पता है ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अरे राघव, ये तो रिंग लग रही है, तो मेरे लिए रिंग लेकर आए हो। आई एम सो हैप्पी। मैं इसे खोल कर देखती हूँ। स्वाति राघव का दिया हुआ तोहफा खोल कर देखती है, जिसमें रिंग होती है, लेकिन वो बेहद ही पुराने जमाने की होती है। ये देखकर स्वाति के बड़े से अरमानों पर पानी फिर जाता है और वो बोलती है, अरे ये क्या है? ये रिंग तो कितनी पुरानी है, किसी म्यूजियम से उठा लाए हो क्या? ना इसमें कोई स्टोन है ना डायमंड है, और ये तो सोना भी नहीं लग रही है।
शर्म नहीं आई तुम्हें जरा भी? हाँ, तुम्हारी परदादी की रिंग पाकर तो मेरे अरमान मिट्टी में मिल गए। अगर वो भी आज इस दुनिया में होती ना तो मैं उन्हें वापस ऊपर पहुंचा देती। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ बेबी, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, चलो लाइट्स ऑफ कर दो। राघव लाइट्स ऑफ करता है, जिसके बाद दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। और अगली सुबह स्वाति जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म करती है और नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद वो अपनी सास को चिल्लाते हुए बोलती है, बाजी, राघव, जल्दी आइए, नाश्ता रेडी हो गया है। राघव और केतकी फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर आते हैं, जहाँ केतकी बोलती है, अरे वाह बहू, मेरे कहे बिना ही तूने सब कुछ बना लिया। वैसे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे माँ जी, आपके और राघव जी के लिए ही तो इतना कुछ बनाया है। छोले, पूरी, पुलाव और हाँ माँ जी, मूंग दाल का हलवा भी बनाया है। सबसे पहले आपको ही टेस्ट करना है। अरे हाँ हाँ बहू, जल्दी से परोस खाना, तभी तो खाऊंगी। स्वाति अपनी सास और पति दोनों को खाना परोसती है और दोनों खाना खाकर स्वाति की खूब तारीफ करते हैं, जिसके बाद राघव ऑफिस चला जाता है और तभी केतकी बोलती है, बहू ये ले तेरा नीक। अब ये क्या मजाक है भला? आज के जमाने में 51 रुपए कौन देता है? मेरी सास इतनी कंजूस है? सच में बहू, तूने खाना बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए शगुन तेरा हक है। बोल तो ऐसे रही है जैसे पता नहीं कितने लाख दे दिए हो मेरे हाथ में, या फिर अपनी प्रॉपर्टी के पेपर मेरे नाम कर दिए हो। अरे इतनी सुबह सुबह उठकर मेहनत करके मैंने इतना कुछ बनाया और मिला क्या मुझे? बस 51 रुपए। अरे इन 51 रुपए से तो भगवान को चढ़ाने का प्रसाद भी नहीं आएगा। ऐसे ही वक्त बीतता है और केतकी की कंजूसी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। कभी वो सुबह की बनाई सब्जी रात तक चलाती, तो कभी आधा किलो दूध में 2 दिन तक चाय बनवाती। ये सब देखकर स्वाति को बेहद गुस्सा आता है, लेकिन वो क्या करती? एक दिन उन तीनों को शादी में जाना होता है और राघव स्वाति के पास आकर बोलता है, बेबी शाम को ना हमें एक शादी में जाना है, तो तुम रेडी हो जाना। अगर शादी में जाना है तो मुझे एक नई ड्रेस दिलाओ, सब पुराना हो गया है। अरे कोई बात नहीं, वही पहन लो। और कौन सा लोगों की नजरें हम पर होंगी, कुछ भी पहन लो, फालतू खर्चे करने में क्या रखा है। पति की बात सुनकर स्वाति को इस बार बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सहेली रिया को कॉल करके उससे बोलती है, रिया सुनना यार, आज मुझे शादी में जाना है, तू मुझे अपना वो वाइन कलर का गाउन दे देगी क्या पहनने के लिए? अरे ले लियो, लेकिन तू इतनी उदास क्यों लग रही है? देख, तू बुरा मत मानना, पर मैंने सुना है कि तेरे पेरेंट्स ने तेरी शादी अच्छे घर में की है, फिर भी तू मुझसे गाउन मांग रही है, वो भी उधार। अरे ये लोग पैसे से अमीर हैं, लेकिन जब खर्च करने की बारी आती है ना तो ये बनियों से भी कंजूस बन जाते हैं। इस तरह दोनों सहेलियां बातें करती हैं और थोड़ी ही देर में रिया उसके घर से अपने घर ड्रेस ले आती है और ड्रेस के साथ रिया अपनी सहेली को केतकी और राघव की कंजूसी दूर करने का सॉल्यूशन भी देती है। फिर क्या था, अगले ही दिन स्वाति घर के पास वाले मार्केट में जाती है, जहां वो ड्रेस की शॉप पर जाकर बोलती है, भाई साहब वो मेहरून वाला गाउन दिखाइए। मैडम ये गाउन 7,000 का है। बस इतना सस्ता गाउन? अरे कुछ महंगा सा दिखाइए, और हाँ कुछ ब्रांडेड साड़ी भी दिखाना। इस तरह स्वाति के कहने पर दुकानदार उसे साड़ी दिखाता है, जिसके बाद वो बेधड़क कपड़े खरीदती है और पेमेंट की लिस्ट बहुत ज्यादा बन जाने पर स्वाति बोलती है, चलो भैया मैं चलती। लेकिन मैडम पैसे कौन देगा, हम उधार नहीं देते। ओ भाई साहब, उधार नहीं ले जा रही, इसी एरिया के सबसे अमीर घर की बहू हूँ मैं, मेरे पति इसी रूट से गुजरते हैं, आपको पेमेंट कर देंगे। अरे सॉरी मैडम, उन्हें भला कौन नहीं जानता, आप जाइए, मैं उन्हीं से पेमेंट ले लूँगा। इस तरह अपनी ससुराल और पति के नाम पर स्वाति बिना पैसे दिए हुए ही सब कपड़े लेकर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन वो खुद से बोलती है, यार आज तो मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, आंटी से पैसे मांगूंगी तो वो 10 बहाने बना देंगी, समोसा तक खाने के पैसे नहीं देंगी वो, तो पिज्जा की तो बात ही दूर की है। एक काम करती हूँ, रिया का बताया हुआ प्लान एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। इतना बोलकर स्वाति अपने घर के बाहर चली जाती है और अपनी पड़ोसन सरला के घर जाकर बोलती है, नमस्ते सरला आंटी, कैसे हो आप? वो माँ जी ने कहा था कि आपसे 10,000 रुपए उधार लेने हैं, एक हफ्ते में दे देंगी। अरे लाली,
पर तेरी सास मुझसे पैसे क्यों उधार लेगी? वो तो खुद ही इतनी अमीर है, मुझको तो ये बात हजम नहीं हो रही। वो क्या है ना आंटी जी, माँ जी ना घर में कैश नहीं रखती। आप तो जानती हैं कि जमाना कितना खराब है, चोर आ जाते हैं ना घर में और उनके सारे पैसे बैंक में रखे हैं और आज ही उनका एटीएम भी एक्सपायर हो गया। बस इस वजह से कैश नहीं है मेरे पास और बैंक भी तो दूर है, मैं अकेले जा नहीं सकती और माँ जी की तबीयत खराब है। जैसे ही नया एटीएम आ जाएगा वो आपके 10,000 रूपए वापस दे देंगी, अरे बल्कि 1 हफ्ते का ब्याज भी देंगी। अरे आंटी सोच क्या रही हैं, आपका ही फायदा है। बात तो सही कह रही है, ये मौका भी अच्छा है, पैसा बढ़कर मेरे पास ही आएगा। इस तरह सरला स्वाति की बातों में आकर उसे 10,000 रूपए उधार देती है, जिसे लेकर स्वाति पिज्जा खाने रेस्टोरेंट में जाती है और उधार के उन पैसों से वो बहुत एंजॉय करती है और पिज्जा खाने के बाद वो बचे हुए पैसों से मेकअप की शॉपिंग करती है। ऐसे ही रोज रोज वो अपने मोहल्ले के हर घर से अपनी सास और पति के नाम पर पैसे उधार लेती है। ऐसे ही तकरीबन कई दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद शॉपकीपर केतकी की पड़ोसन सरला और बाकी लोग केतकी के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं, जहां शॉपकीपर बोलता है, राघव सर, ये रही लिस्ट। ये सारा सामान भाभी जी लाई है। मैं कई दिनों से वेट कर रहा हूँ कि आप शॉप पर आकर खुद पैसे दे जाएंगे। खैर, अब मैं ही आ गया, पेमेंट कर दो। मेरी बीवी तुम्हारी शॉप पर क्यों जाएगी? और ये 1,20,000 की शॉपिंग क्यों करेगी? वो साल भर के कपड़े खरीद लिए क्या उसने? अरे राघव, तू इसे पैसे दे चाहे मत दे, लेकिन तेरी बीवी ने कुछ दिन पहले ही मुझसे 10,000 उधार लिए थे। केतकी ने मांगा था, वो दे दे। ओ सरला, पागल हो गई है क्या? मैं क्यों तुझसे उधार लूंगी भला? मेरे पास क्या कमी है? जिसके बाद सारे उधार मांगने वाले उनके घर पर तमाशा बना देते हैं। तभी वहाँ स्वाति आकर बोलती है, अब सोच क्या रहे हैं आप दोनों? सबका उधार दीजिए, वरना कहीं और तमाशा न बन जाए आपका। आप मेरी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने उधार लेकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया। देख ले बेटा, इसके कारण हमें इतना उधार तो चुकाना ही पड़ रहा है, उसके बाद भी इज्जत का फालूदा हो गया। माँ, सब कुछ आपके कारण हो रहा है। अगर आप कंजूस नहीं होती तो मैं भी नहीं होता, और अगर हम स्वाति की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर देते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप दोनों आपस में लड़ना बंद करो और सबको उनके पैसे देकर यहाँ से भेजो। और हाँ, अगली बार मुझसे कंजूसी करने से पहले ना 10 बार सोच लेना। इस तरह स्वाति पैसों से अमीर और दिल से गरीब अपनी सास और पति को अपने उधार लेने की हरकत से सही रास्ते पर ले आती है, जिसके बाद स्वाति को फिर कभी उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुधा बहुत ही समझदार और सुलझी लड़की थी। सुधा अपनी माँ कविता के साथ रहा करती। वो बहुत ही गरीब थे। वो लोग अपना गुजारा करने के लिए एक आमलेट की रेडी लगाया करते थे। सुधा को रेडी पर काम करना पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन कविता सुधा से कहती है, सुन सुधा, आज तू कॉलेज मत जा, आज रेडी पर थोड़ा काम बहुत ज्यादा है, तो तू आज मेरी मदद करवा दे। क्या माँ, आपको तो पता है ना, मुझे रेडी पर काम करना अच्छा नहीं लगता है और आप मुझे इसके लिए ही बोल रही हो। पर बेटा तू समझा कर, कभी कभी अगर तू वहाँ चलकर काम कर लेगी तो छोटी थोड़ी ना हो जाएगी। वो हमारी रोजी रोटी है और उसको कमाने में कैसी शर्म। देखो, आप मुझसे बहस मत करो। मैंने एक बार मना कर दिया ना, तो बस मैं नहीं जाऊंगी। सुधा की बात सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कविता सुधा से कहती है, मैं तुझे जानबूझकर नहीं ले जाती हूँ। अगर तेरे पापा जिंदा होते तो वो तुझे और मुझे कभी काम नहीं करने देते, लेकिन जब वो नहीं है तो हमको ऐसा करना ही होगा ना। कविता इतना बोलकर तेज तेज रोने लगती है। कविता को रोता हुआ देखा नहीं जाता और वो अपनी माँ को चुप करवाते हुए कहती है, चुप हो जाओ माँ, ठीक है मैं चल लूंगी। हर बात पर रोना मत शुरू कर दिया करो, आप जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। सुधा कविता को चुप करवाती है और उसके साथ रेडी लगाने चली जाती है और अपनी माँ की मदद भी करती है। अब सुधा अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर अपनी माँ की मदद किया करती। दिन निकलता है और अब सुधा शादी के लायक हो गई थी। सुधा के लिए एक दिन रितेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। रितेश बहुत ही सीधा साधा था, जो दुकान चलाता था। दोनों का परिवार गरीब होने की वजह से सुधा और रितेश की शादी मंदिर में होती है।
और सुधा अपने ससुराल आती है। अपने ससुराल के सारे काम वो अच्छे से संभाल लेती है। रितेश ऑमलेट खाता है और उससे कहता है, सुधा ये आमलेट तो बहुत ही अच्छा बना है। ऐसा ऑमलेट तो शायद ही खाया होगा मैंने। हाँ, मैं आमलेट बहुत ही अच्छा बना लेती हूँ। माँ ने सिखाया है और हम लोग तो रेडी भी लगाते हैं ताकि घर की रोजी रोटी हो जाए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अपनी माँ की मदद करती थी। हाँ, अच्छा ये सब छोड़िए, क्या आज मैं भी आपके साथ दुकान पर चलूँ क्या? मैं घर में बहुत ज्यादा ही बोर हो जाती हूँ। घर में कोई भी नहीं है ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से तुम भी नाश्ता कर लो और दिन का खाना बांध लो, फिर चलते हैं। सुधा जल्दी से खाना खाती है और रितेश के साथ दुकान पर चली जाती है। अब सुधा रोज रितेश के साथ दुकान पर जाती और उसकी मदद करती। इस तरह सुधा की शादी को 7 महीने बीत जाते हैं और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अब वो अपने बच्चे के बारे में बहुत सोचती थी। ऐसे ही एक दिन सुधा दुकान पर बैठी थी, तभी उसके दुकान के आगे एक बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल की बस जा रही थी। उसे देखते हुए सुधा रितेश से कहती है, सुनिए जी, हम भी अपने बच्चों को इसी बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे ताकि वो बड़े होकर एक बड़ा आदमी बने, न कि हमारी तरह ही अपनी जिंदगी बिताए। हम अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देंगे। हाँ सुधा, इसलिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा बच्चा हमारी तरह बस एक दुकान तक नहीं सीमित रह जाए, बल्कि बहुत आगे तक बढ़े। सुधा और रितेश की बात वहीं पास में खड़ी सुधा की पड़ोसन कामिनी सुन रही थी। वो उन दोनों के पास आकर उनसे कहती है, तुम दोनों अपनी औकात से बाहर के सपने देखना बंद कर दो। जिस तरह से तुम दोनों की ये दुकान चलती है ना, उस तरह से तो तुम दोनों अपने बेटों को सरकारी स्कूल भेज दो, वही बड़ी बात है। आइए कमीनी जी, आप ही की जरूरत थी। कमीनी नहीं, कामिनी नाम है मेरा। थोड़ा तमीज से बोला करो, वरना क्या कर लेंगी आप? आपके पास जाते हैं क्या रोटी मांगने? दूसरों को ज्ञान देने से अच्छा है कि अपना काम करें। सुधा की बात सुनकर कामिनी वहाँ से चली जाती है। कामिनी की बात सुनकर रितेश कहता है, ये कामिनी जी बिल्कुल सही कह रही हैं सुधा। जिस तरह से हमारी दुकान चलती है, हम अपने बेटे को बड़े स्कूल में कैसे पढ़ा पाएंगे। सुधा रितेश की बात से इस वक्त सहमत हो जाती है और कुछ नहीं कहती। कुछ समय बाद सुधा एक छोटे से लड़के को जन्म देती है और वो बहुत खुश होती है। अब उसे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए चिंता होने लगती है, तो वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब तो अपना चिंटू भी आ गया है। कुछ सालों बाद ये बड़ा हो जाएगा और हमें इसको पढ़ाने के लिए बड़े स्कूल भेजना होगा। अभी इसको बड़ा तो होने दो, अभी तो बस ये 6 माह का है। हम अभी से ही इसके लिए पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं। मैं एक काम करती हूँ कि मैं आमलेट बेचा करूँगी, जिससे आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। नहीं सुधा, कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुमसे काम नहीं करवा सकता हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है जी, अपना काम करने में कैसी शर्म। मैं आपकी ही दुकान में छोटा सा आमलेट का स्टॉल खोल लूंगी। सुधा के समझाने पर रितेश ऑमलेट की दुकान के लिए मान जाता है और सुधा रितेश की ही दुकान में छोटा सा ऑमलेट का शॉप खोल देती है। कुछ दिनों तक उसकी दुकान अच्छी नहीं चलती, लेकिन धीरे धीरे सुधा की दुकान जम जाती है और लोग शाम को आकर ऑमलेट खाया करते। ऐसे ही एक दिन सुधा की माँ का कॉल आता है। हेलो, नमस्ते माँ, कैसी हो माँ आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता, सब ठीक है ना? और दामाद जी वो ठीक हैं? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। मैंने एक आमलेट की दुकान खोली है अपने चिंटू की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तू अपने पति की मदद कर रही है। तेरे पापा जिंदा होते तो वो भी मेरी मदद करते। माँ, आप फिर पापा को याद करने लग गई ना। मेरी बात सुनो और मुझे आमलेट बनाने के लिए थोड़ा सा आइडिया दो, क्योंकि प्लेन आमलेट से लोग बोर हो गए हैं ना, इसीलिए। अरे बेटा, तू मुझसे क्यों पूछ रही है? इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ देख ले, तुझे बहुत मदद मिल जाएगी। अच्छा चल ठीक है, ध्यान रखियो, ग्राहक आ गए हैं, बाद में करती हूँ तुझसे बात। कविता इतना बोलकर कॉल कट कर देती है और YouTube पर ऑमलेट बनाने के तरीके देखने लगती है। YouTube पर देखते देखते उसे बहुत सारे तरीके के ऑमलेट दिखाई देते हैं। तभी वो खुद से कहती है, ये सब तो मैं बना चुकी हूँ, मुझे तो कुछ नया करना चाहिए ताकि लोग मेरी आमलेट खाने के लिए आया करें। अगर सबके जैसा आमलेट बनाऊंगी तो मजा नहीं आएगा। सुधा अपने आसपास देखती है और वो लेस का एक पैकेट उठाती है। हाँ ये सही है, लोगों ने तो चीज आमलेट, पिज्जा आमलेट तो खा ही रखा होगा, लेकिन किसी ने लेज आमलेट नहीं खाया होगा और मैं यही बनाऊंगी। आज ही ऐसा करूंगी। सुधा शाम को अपनी दुकान पर ऑमलेट बनाने की तैयारी करती है और शाम होती ही
वो लेस वाली ऑमलेट बनाती है। उसकी दुकान पर एक आदमी आता है। सुधा उसे लेस वाली ऑमलेट देती है। ऑमलेट देखकर आदमी सुधा से कहता है, ये क्या है? आमलेट के ऊपर लेस क्यों दिया है? मुझे बस आमलेट चाहिए। सर ये बिल्कुल नया है, खाकर देखो आपको अच्छा लगेगा। इसका नाम है लेज आमलेट है। पिज्जा आमलेट सुना है, नॉर्मल आमलेट सुना है, पहली बार लेज आमलेट खा रहा हूँ, पता नहीं कैसा होगा। आदमी ऑमलेट खाता है और उसे सच में ऑमलेट बहुत पसंद आता है। वो ऑमलेट की तारीफ करके पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे करके सुधा की दुकान और बेटा दोनों बढ़ने लगे थे। अब सुधा लेस की अलग अलग फ्लेवर वाले आमलेट बेचा करती और पैसे कमाती। धीरे धीरे करके उसे अपनी दुकान को भी बड़ा कर लिया था और एक दिन वो अपने बेटे का बड़े स्कूल में एडमिशन करवा देती है और मिठाई लेकर कामिनी के पास जाकर कहती है, लीजिए कामिनी जी मिठाई खाइए। सुधा तुमको कितनी बार कहा है मेरा नाम कामिनी है, ना कि कमीनी, समझी? अरे छोड़ो बहन जी, आप तो अब मुंह मीठा करो क्योंकि मेरे बेटे का एक बड़े से स्कूल में एडमिशन हो गया है। वो क्या आप कह रही थी कि हमारी औकात नहीं है, तो देख लो हमारी औकात। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं बहन जी, अगर आप ऐसा ना बोलती तो हम लोग तो बस लेज ही बेचते रह जाते। सुधा कामिनी को मिठाई देकर वहाँ से अपनी दुकान पर आ जाती है और अपनी सफलता की खुशी मनाती है। कुछ दिनों बाद वो एक बड़ा सा होटल खोलती है जिसका नाम वो लेज आमलेट वाली रखती है। बस इसी तरह से सुधा आम गृहिणी से एक बड़े होटल की मालकिन बन गई थी और उसके लेज वाले आमलेट सभी जगह फेमस हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।